लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप में अथॉरिटी ऑफ पार्टनरशिप तक पढ़ लिया था, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस अथॉरिटी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा इनकमिंग ऑफ पार्टनर। पहला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, पेज नंबर 123। चलो, आप सबने पार्टनरशिप का अकाउंट सीख रखा है। मुझे बताओ, एक पार्टनर कब आ सकता है? जब मर्जी हो। कोई टाइम लिमिट है क्या? नहीं ना। मुझे बताओ, कंपनी में मेंबर के आने की कोई टाइम लिमिट है? नहीं, जब मर्जी हो। इसी तरीके से एक पार्टनर जब मर्जी हो तब वो क्या बन सकता है बेटा? पार्टनर बन सकता है। लेकिन बनने के लिए क्या होना चाहिए? एडल्ट होना चाहिए, यानी मेजर होना चाहिए। माइनर को ओनली किसके लिए अपॉइंट करते हैं? प्रॉफिट के लिए। सुनो, लॉ मेकर ये बोलता है कि अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो ध्यान से पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए। कितने पार्टनर्स का? सारे, ऑल द पार्टनर्स का क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए, तभी कोई नया पार्टनर क्या कर सकता है बेटा? एडमिशन ले सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या याद रखना है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है उसकी लायबिलिटी कब से होती है? जब से उसने एडमिशन लिया। यानी आज अगर वो पार्टनरशिप फर्म में अपॉइंट हुआ है तो उसकी लायबिलिटी आज से है। लेकिन क्या नया पार्टनर पुराने पार्टनर की लायबिलिटी को अंडरटेक कर सकता है? हाँ। क्या लॉ पढ़ा था हमने? बताओ, लास्ट क्लास में हमने इसका लॉ समझाया था। हमने क्या बोला कि जो न्यू पार्टनर है उसकी लायबिलिटी कब से होगी? जब से आएगा तो। When he become पार्टनर। लेकिन क्या वो ओल्ड लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकता है? यस, वो ओल्ड लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे? सर, इसके लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा? एग्रीमेंट। और बताओ उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? ना, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। लास्ट क्लास में बताया था, क्या नाम था उस एग्रीमेंट का? नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं इसको? नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं? कितने पार्टी होते हैं इसमें? कितने पार्टी होते हैं? 3। कौन कौन से? एग्जिस्टिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर और वेंडर। वेंडर मतलब जिसकी लायबिलिटी है। करेक्ट है? तो एग्जिस्टिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर और वेंडर के बीच में क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। उसमें इनकमिंग पार्टनर क्या लिखेगा कि पुराने पार्टनर की जितनी लायबिलिटी है वो मैं अंडरटेक कर रहा हूं, तो वेंडर सारा पैसा किससे वसूल करेगा? इनकमिंग पार्टनर से। अब इनकमिंग पार्टनर किसके शूज में एंटर कर गया? वेंडर के शूज में। कल तक एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए क्रेडिटर कौन था? वेंडर। आज एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए क्रेडिटर कौन बन गया? इनकमिंग पार्टनर। इसी को बोलते हैं बेटा नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कहने का मतलब क्या कि नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर जब कर रहा है तो वो लायबल तब से होता है जब वो एडमिशन लिया। लेकिन नया पार्टनर पुराने पार्टनर की लायबिलिटी को अंडरटेक कर सकता है बाय वे ऑफ नोवेशन। और नोवेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट? नोवेशन। कितने लोग होंगे उसमें? 3 लोग। कौन कौन से? एग्जिस्टिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर और वेंडर। एग्जिस्टिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर और वेंडर। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर। बता चुका हूं, क्या बोला था? कब से लायबल होगा वो? जब से वो आएगा। और पुरानी लायबिलिटी को भी अंडरटेक कर सकता है बाय वे ऑफ एग्रीमेंट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रिटायरमेंट। बताओ, एक पार्टनर कब रिटायर होगा? जब उसकी मर्जी। जब वो जाना चाहे तब जा सकता है, लेकिन बाय गिविंग द नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स। और नोटिस किसी को देगा या सिर्फ पार्टनर्स को नोटिस देगा और वो रिटायर कर सकता है? लॉ मेकर ने बोला बाहर वालों को भी नोटिस देनी है। अगर रिटायरिंग पार्टनर ने बिना पब्लिक नोटिस दिए हुए अगर पार्टनरशिप को छोड़ा, याद रखिएगा पार्टनरशिप छोड़ने के बाद भी आपकी लायबिलिटी रहेगी।
याद रहेगा, पार्टनरशिप छोड़ने के बाद भी आपकी लायबिलिटी रहेगी। तो लॉ मेकर सिंपल क्या बोलता है, रिटायरिंग पार्टनर अगर जाना चाहता है तो विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स जाएगा, और जब वो जाएगा तो एक पब्लिक नोटिस निकालेगा, तभी तो पब्लिक को पता चलेगा कि मैं बाहर निकल चुका हूं। और जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक वो क्या होता रहेगा बेटा, लाइबल होता रहेगा। देखो क्या लिखा मैंने नोट्स में, अ पार्टनर में रिटायर with the consent of all the partners in accordance with the express agreement and where the partnership is at will by giving the notice. It may be noted that retiring partner continue be liable for all the debts contracted while he was a partner unless discharged by the partners. ध्यान से, जितना भी उसने कांड किया था उस सब के लिए वो लाइबल हो जाएगा। It may further be noted that अनलेस पब्लिक नोटिस इज गिवन, जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक बेटा क्या होते रहोगे, लाइबल होते रहोगे फॉर पब्लिक डेट। किसके लिए, पब्लिक डेट। नोट, हेंस टू गेट हिमसेल्फ डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी फॉर एन एक्ट डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही मस्ट गिव पब्लिक नोटिस। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद मेरी और कोई लाइबिलिटी ना रहे तो वो कितने नोटिस दे दे, पब्लिक नोटिस दे दे, और साथ में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट किससे ले ले, पार्टनर से। अगर ये दो चीज उसने नहीं लिया तो रिटायरमेंट के बाद भी वो क्या होता रहेगा, लाइबल होता रहेगा। तो एग्जाम में आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है क्या रिटायरिंग पार्टनर लाइबल होगा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ। कैसे, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और दूसरा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट किससे नहीं लिया, एग्जिस्टिंग पार्टनर से, तो वो लाइबल होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। पहले एक्सपल्शन का मतलब लिखो, फोर्सफुली पार्टनर को बाहर निकालना, फोर्सफुली पार्टनर को बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। फोर्सफुली पार्टनर को बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। आप मुझे बताओ क्या एक्सपल्शन हो सकता है? अच्छा पहले ये बताओ, क्या कंपनी में मेंबर का एक्सपेल्शन हो सकता है? क्या कंपनी में मेंबर का एक्सपेल्शन हो सकता है? कभी नहीं। अभी मैंने समझाया नलाई को कि कंपनी लॉ में कभी भी मेंबर का एक्सपेल्शन नहीं हो सकता। मेंबर अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाएगा। अभी बताया था ना कि अगर हम आर्टिकल को अल्टर करते और उसमें यही लिख दे कि हम मेंबर को एक्सपेल कर देंगे, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में एक्सपेल्शन अलाउड है बेटा, लेकिन कब? जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। पहला कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेल्शन होना चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब तुमने पार्टनर को एज ए पार्टनर बनाया था उसी टाइम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि बेटा अगर कल के दिन तूने कुछ गलत किया तो मैं बाहर निकाल फेंकूंगा, तो एक्सपेल्शन होना चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, पावर ऑफ एक्सपेल्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, यानी एक्सपेल्शन का डिसीजन ऑल पार्टनर नहीं लेंगे। कौन लेंगे? अभी तक हमने दो बातें जो पीछे पड़ी उसमें क्या था, ऑल पार्टनर्स। कौन कौन से में? एडमिशन, माइनर की एडमिशन हो या नॉर्मल पर्सन की एडमिशन हो, क्या हम बोल रहे थे? ऑल द पार्टनर का कंसेंट चाहिए, लेकिन यहां पे कंसेंट सिर्फ किसका चाहिए बेटा? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। एंड पावर ऑफ एक्सपेल्शन हैज बीन एक्सरसाइज इन गुड फेथ। एक्सपेल्शन किस में होना चाहिए? गुड फेथ में होना चाहिए। याद रहेगा? पक्का? क्लियर है? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द टेस्ट ऑफ गुड फेथ इंक्लूड्स थ्री थिंग्स। सर हमें कैसे पता चलेगा एक्सपेल्शन गुड फेथ में हुआ है? तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो। पहला, एक्सपेल्शन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म, मतलब क्या? उस पार्टनर को एक्सपेल्ड करना जरूरी था, अगर हम नहीं एक्सपेल्ड करते ना तो हमारे पार्टनरशिप के लिए वो खतरनाक था, हमारे पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचा सकता था। दूसरा, दैट द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्विस विद अ नोटिस, हमने पार्टनर को क्या भेजा है बेटा? नोटिस भेजा है। क्या भेजा है? नोटिस। एंड लास्ट, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज बीन गिवन टू द पार्टनर। एक बात मुझे बताओ, किसी पार्टनर को बिना उसकी बात सुने हुए निकाल दोगे? नहीं, तो उसको क्या भेजना पड़ेगा बेटा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऐसे रट्टा मारो पहले, बोलो क्या पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर को एक्सपेल्ड किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ, विथ कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर डिसीजन लेगा। तीसरी कंडीशन, गुड फेथ में होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन एक्सपेल्शन करने टाइम में तीन बातों का क्या ध्यान रखोगे? एक्सपेल्शन कंपनी के फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए, दूसरा नोटिस देना पड़ेगा, और तीसरा
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा किसको, जिस पार्टनर को एक्सपेल्ड कर रहे हो। रट्टा हो गया, बोलो दोबारा। एक्सपल्शन अलाउड है, 3 कंडीशन कौन से, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर डिसीजन लेंगे, और तीसरा गुड फेथ में होना चाहिए। इन 3 के ऊपर 3 कंडीशन और क्या बोल रहा है, नोटिस देके एक्सपेल्ड करोगे, दूसरा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे, और तीसरा फर्म के इंटरेस्ट में एक्सपल्शन होना चाहिए, तभी आपका एक्सपल्शन क्या होगा, वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो अब एक सवाल पूछता हूं, सोच के अपने हिसाब से आंसर देना। अगर किसी पार्टनर को मैंने एक्सपेल्ड कर दिया तो उस पार्टनर के राइट बताओ। किसी पार्टनर को मैंने एक्सपेल्ड कर दिया तो उस पार्टनर का राइट बताओ। अपना प्रॉफिट मांग सकता है और कैपिटल मांग सकता है, और पार्टनरशिप फर्म को वाइंडिंग अप में भी डाल सकता है। अरे ये बातें समझ में या नहीं? अच्छा लायबिलिटी बताओ। लायबिलिटी जो भी उसकी डेट है वो सब तो भरपाई उसको करनी पड़ेगी। और एक्सपेल्शन होने के टाइम में क्या लेना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर से सर्टिफिकेट कि भैया मेरी अब कोई लायबिलिटी नहीं है, अदरवाइज वो एक्सपेल्ड होने के बाद भी क्या बढ़ता रहेगा, लायबिलिटी पे करता रहेगा। याद रहेगा पक्का? चलिए, तो ये था हमारा बेटा एक्सपल्शन। देखो वहां पे लिखा हुआ है अच्छा एक राइट उसके पास और है बेटा, टू क्लेम रिन स्टेटमेंट। रिन स्टेटमेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकता है कि मुझे दोबारा से अपॉइंट करो अगर उसकी गलती नहीं हुई तो। इसको बोलते हैं टू क्लेम रिन स्टेटमेंट। याद रहेगा? चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, डेथ ऑफ पार्टनर। बताओ डेथ और इंसॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस है? मर गया, और इंसॉल्वेंसी मतलब उसकी लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है। अच्छा बताओ दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है कि सर डेथ हो या इंसॉल्वेंसी हो वो अपने डेट के लिए लायबल होगा, लेकिन लायबल कौन, मर गया तो कौन लायबल, और इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका एसेट, उसका एसेट। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर द स्टेट। यहां पे स्टेट का मतलब है बेटा प्रॉपर्टी, देखो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में मैंने, द स्टेट ऑफ द स्टेट यानी प्रॉपर्टी और अ पार्ट हु डाइज और बिकम्स इंसॉल्वेंट इज नॉट लाइबल फॉर द पार्टनरशिप डेट कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर द डेथ और इंसॉल्वेंसी। डेथ और इंसॉल्वेंसी से पहले के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइबल है, लेकिन डेथ और इंसॉल्वेंसी के बाद के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लाइबल नहीं है। It is however be liable for debt incurred before the death or insolvency. Death और insolvency से पहले के लिए वो liable है। याद रहेगा पक्का? अच्छा बताओ इंसॉल्वेंसी होने के बाद अगर पार्टनर को इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? यस भाई, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो बाहर वालों को थोड़ी पता चलेगा मैं इंसॉल्वेंट हो गया। समझा? अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो तुम्हारी लायबिलिटी बरकरार रहेगी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी। अब इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, वैसे लिखा हुआ बहुत बड़ा है लेकिन अपन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी। चलो यहाँ पे एग्जांपल से देखो, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है ABC। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यही पढ़ रहे हैं अपन। चलो ABC 3 पार्टनर्स हैं और इस फर्म का नाम है ABC एसोसिएट्स। ठीक है, इस फर्म में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा PSR जो है वो इक्वल है, यानी 1:1:1। PSR क्या है? इक्वल है। इस पार्टनरशिप फर्म में 23-24 में मान लेते हैं 80 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये NP है बेटा। ये जो प्रॉफिट है कितना हुआ, ये NP है। पार्टनरशिप फर्म का इन लोगों ने आपस में डिसाइड कर रखा था कि NP जो भी हमारे पास आएगा उसका हम 10% रिजर्व बनाएंगे फ्यूचर के लिए। क्या बनाएंगे? रिजर्व, यानी 80 लाख का 10%। 8 लाख इन्होंने किस में डाल दिया? रिजर्व में। उसके बाद 7 लाख रुपीस इन्होंने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया अपने वर्कर्स को। ठीक है,
और इसके बाद इनका जो भी एसेट था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया 10 लाख का। ठीक है, इनका कोई लोन वगैरह था उसके ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट पे कर दिया 5 लाख का। चलो बताओ, अब मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बचा? 50 लैक्स बचा ना। ये देखो कितना है, 8 7 15 और 15 30 हो गया ना। तो 80 में से 30 चलेगा, कितने बच गए बेटा? 50। अब मुझे बताओ इस प्रॉफिट का करोगे क्या तुम? इनके पीएसआर रेशियो में क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, हम बस समझने के लिए बोल रहे हैं। 50 लाख है ना, सबके हैंड में बेटा 15 लाख गया, समझने के लिए बस बोल रहा हूं। तीनों पार्टनर के हैंड में कितना प्रॉफिट गया? 15 लाख गया। समझाने के लिए बस बोल रहा हूं, मैं इसका डिवाइड बाय 3 नहीं कर रहा, पॉइंट में आएगा ना, बस मैं बोल रहा हूं 15 लाख सबको प्रॉफिट मिला। मुझे बताओ ये प्रॉफिट किसका? 15 लाख जो तीनों को मिला, ये प्रॉफिट किसका? पार्टनर्स का। करेक्ट है। लेकिन ये पूरा 80 लाख प्रॉफिट किसका? फर्म का। फर्म ने अपने प्रॉफिट में से खर्चे माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट किसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया? पार्टनर्स ने अपने पास डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने ये रिजर्व भी तो बनाया है, कितना? 8 लाख का। इस 8 लाख के रिजर्व से एक कार परचेज किया। बताओ ये कार किसकी प्रॉपर्टी? फर्म की या पार्टनर्स की? यानी ये कार प्रॉपर्टी है एबीसी एसोसिएट्स की। करेक्ट है। 15 लाख किसको मिले? ए को, बी को और सी को, सबको 15 लाख मिले। ए ने 15 लाख से अपना घर खरीदा। ये घर किसकी प्रॉपर्टी? ए की प्रॉपर्टी। घर किसकी प्रॉपर्टी? ए की प्रॉपर्टी। मुझे बताओ, जब पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप होगा, यानी जब हम पार्टनरशिप फर्म को बंद करेंगे, तो हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स को बेचेंगे। बेच के किसको पैसा देंगे? क्रेडिटर्स को देंगे। अच्छा बताओ, अब यहां पे एबीसी फर्म के 2 एसेट्स है बेटा, एक तो ये कार और वो एक ए, बी और सी की अपनी अपनी घर। जब पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट होगा तो सबसे पहले क्या बिकेगा? कार, यानी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को बेचने से भी लायबिलिटी खत्म नहीं हुई। अब किसकी प्रॉपर्टी हम हाथ लगाएंगे? पार्टनर्स की प्रॉपर्टी को देखेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो प्रॉपर्टी का मतलब समझा। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब है बेटा 2 प्रॉपर्टी। पहला पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी और दूसरा इंडिविजुअल पार्टनर्स की प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी का मतलब है वो वाली प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप फर्म ने रिजर्व से खरीदा है, और पार्टनर्स की प्रॉपर्टी का मतलब वो है वो वाली प्रॉपर्टी जो पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट से खरीदा है। कौन सा वाला प्रॉफिट? जो उनके हिस्से में आया रेशियो के हिसाब से। तो जब कंपनी कभी जब पार्टनरशिप फर्म कभी वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन में जाएगी, तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा? फर्म की प्रॉपर्टी को, और उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा? पार्टनर्स। याद रहेगा या नहीं? पक्का समझ में आ गया? तो ये था बेटा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये आपको बेटा मैंने लिख के दिया आपके नोट्स में, पेज नंबर 124 पे और 125 पे, 126, ये 3 पेज में सारी बातें बेटा लिखी हुई है। याद रहेगा? प्रॉपर्टी समझ में आया? कितने टाइप की प्रॉपर्टी होती है? 2। किसकी किसकी? पार्टनरशिप फर्म की और पार्टनर्स की। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए, लास्ट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्लोज, वाइंड अप करना, खत्म करना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? क्लोज, वाइंड अप करना या खत्म करना। सुनो, डिसोल्यूशन 2 टाइप का होता है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक है
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्म बंद है। यहाँ पे वो लोग 5 पार्टनर्स मिलके फर्म बंद कर रहे हैं और वहाँ पे सब पार्टनर्स एक साथ में रिटायर हो रहे हैं कि एक पार्टनर मिलके दो पार्टनर्स को अलग कर रहा है। उन लोग का कुछ झगड़ा हो गया इसलिए बिजनेस। देखो कुशल सही बोल रहा है बट एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहा। पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया, ये क्या है? क्या है इसको? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन मान लो हम सब पार्टनर्स हैं और हमारे पार्टनर में से वीरू जा रहा है, स्वामी भी जा रहा है, सोमेश भी जा रहा है, ये क्या है? इट्स अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। अच्छा अब एक बात बोल रहा हूँ, सोच के बताना क्या ऐसा हो सकता है? कैन आई से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स? है ना भैया, फर्म बंद होगा तो पार्टनरशिप अपने आप खत्म। कैन आई से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? नो। मतलब यहां से यहां पॉसिबल, लेकिन यहां से यहां पॉसिबल है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है मतलब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन टूट रहा है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म नहीं बंद हो रही, क्या हो रहा है? पार्टनरशिप फर्म के रिलेशंस टूट रहे हैं। याद रहेगा तो रट्टा कैसे मारना है? अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो दो चीजें हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन टूट रहा है। क्लियर है? और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स हो रहा है तो ओनली पार्टनर्स के बीच का रिलेशन टूट रहा है, पार्टनरशिप फर्म आज भी कंटिन्यू रहेगी। तो अगर 3 पार्टनर है, तीनों के तीनों पार्टनर निकल के नए पार्टनर्स आ रहे हैं तो वो लोग वही फर्म के चेंज ऑफ फर्म कर सकते हैं। हाँ चलेगा, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी पुराने वालों से। इस पे परपेचुअल सक्सेशन आ जाता है। हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी पुराने वाले से। वो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पक्का? अब एक बात मुझे बताओ, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स होगा तो क्या पार्टनरशिप फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आएगा? आएगा ना भाई। मान लो अभी हम टोटल 12 पार्टनर्स हैं, हम क्लास में भी 12-15 लोग बैठे, टोटल 15 पार्टनर्स हैं, वीरू चला गया, नेटवर्क चला गया, कितने पार्टनर बचे? 13 बचे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो अब 13 में बटेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा। समझा? लेकिन पूरी की पूरी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी तो खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन क्या? पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गई। याद रहेगा? चलो तो हम सीख क्या रहे हैं बेटा? डिसोल्यूशन में दोनों, डिसोल्यूशन में दोनों, क्योंकि हम सीख रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में बेटा इसका डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। मैंने आपके नोट्स में देखो नेक्स्ट पेज पे दोनों लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना? और उसका लिखा हुआ है डिफरेंस, लिखा हुआ है 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन नोट्स। वो बातें समझ में आ रही है? चलो अब हम तरीका सीखेंगे डिसोल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। चलो आपके नोट्स में देखो एक चार्ट बना हुआ है। डिसोल्यूशन 2 टाइप का होता है बेटा, विथ कोर्ट ऑर्डर और विदाउट कोर्ट ऑर्डर। विथ कोर्ट ऑर्डर और विदाउट कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट की परमिशन से या कोर्ट के परमिशन के बिना, कोर्ट की परमिशन से या कोर्ट के परमिशन के बिना। चलो सुनते हैं बेटा। पहले हम बात करते हैं विदाउट कोर्ट ऑर्डर। विदाउट कोर्ट ऑर्डर पहला क्या लिखा है बेटा? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी समझौते से, मतलब पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट बना लिया और क्या बोला, हमें बिजनेस बंद करना है। दूसरा बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़ के। बताओ पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगा? सिंगल पार्टनर थोड़ी पार्टनर कहलाता है। नेक्स्ट बिजनेस बिकमिंग इलीगल, तुमने बिजनेस इलीगल बना दिया। एंड लास्ट बाय नोटिस ऑफ, बाय नोटिस ऑफ मतलब तुम्हारा बिजनेस क्या हो चुका है बेटा? बंद। तो ऐसे सब केसेस में पार्टनरशिप फर्म क्या मान ली जाती है बेटा? डिसॉल्व मान ली जाती है। ये तो था बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब बात करते हैं बाय कोर्ट। नेक्स्ट पेज पे देखो लिखा हुआ है
बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट करके। 7 टाइम पे बेटा कोर्ट इंटरफेयर करता है 7 केसेस में। पहला, व्हेन द पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, सारे पार्टनर्स पागल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर काम करने के लायक ही नहीं रहा, मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया या पार्टनर्स अपने बीच के रिलेशंस ही तोड़ दिए। मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर अफेक्टिंग द बिजनेस, बार बार पार्टनर बेटा मिसकंडक्ट कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस अफेक्ट हो रहा। देन परसिस्टेंट डिसरिगार्ड ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब बार बार हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफर एंड सेल ऑफ होल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप फर्म के सारे एसेट्स को बेच दिया। देन बिजनेस वर्किंग एट लॉस, एक बात मुझे बताओ कितने टाइम तक लॉस में चलाओगे, कभी न कभी तो बंद करना पड़ेगा ना। एंड लास्ट, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, बताओ ये कौन प्रूफ करेगा, कोर्ट। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये कोर्ट सिचुएशन डिसाइड करेगा, हाँ ऐसे केसेस में भी पार्टनरशिप बंद होनी चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोई दिक्कत? तो 7 तरीके से पार्टनरशिप बंद हो सकती है विथ इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, और 4 तरीके से पार्टनरशिप बंद हो सकती है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। नहीं, कभी कभी होता है कि हम दूसरे के पैसे पे जी रहे होते हैं, ठीक है, दूसरे से पैसा लेके हम काम चला रहे होते हैं और प्रॉफिट नहीं भी हो रहा होता, फिर भी जी रहे होते हैं। आपको पता है इंडिया में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कुछ कंपनी अपने प्रीडेटरी प्राइसिंग से कम पे भी आर्टिकल को बेचती है। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है कम से कम इतना प्राइस लिखो कि ताकि तुम्हारा कॉस्ट निकल जाए, ठीक है। मान लो मुझे एक वड़ा पाव बनाने में 6 रुपये की लागत लगती है, लेकिन मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ 5 रुपये में, कर क्या रहा हूँ मैं, मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, ठीक है। और इंडिया में बिजनेस बनाने का एक ही तरीका है, फर्स्ट डिस्ट्रॉय द मार्केट। कैसे डिस्ट्रॉय करोगे, भाव तोड़ के, कंपटीशन कर दो, अपने आप क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग कंपटीशन मार्केट से बाहर हो जाएगा, फिर तुम मार्केट के क्या बन जाओगे, लीडर बन जाओगे। तुम मार्केट क्या बन जाओगे बेटा, लीडर बन जाओगे। समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसा ही सेम बेटा किसने किया, रिलायंस जियो ने, लेकिन क्या जियो के ऊपर लॉ लगा, नहीं लगा, बड़ा आदमी है भाई, उनके ऊपर लॉ थोड़ी लगा। क्या टाटा ने किधर किया, किसका किसका, वो क्या है, नहीं उनका नहीं है। जब अंबानी आया था ना फर्स्ट टाइम, तो कॉम्पिटिशन एक्ट का वॉयलेशन नहीं था। कॉम्पिटिशन एक्ट का वॉयलेशन तब होता है व्हेन यू बिकम अ मार्केट लीडर एंड देन अब्यूज योर पोजीशन। आपने मुझे बताओ, जब उसने मार्केट का जो भाव था वो तो भाव तोड़ा ही था ना। हाँ भाई बोल, नहीं तो उस टाइम लॉ नहीं लगेगा ना, क्योंकि उस टाइम लॉ तब लगता है व्हेन यू आर अ मार्केट लीडर। जब उसने भाव तोड़ा था क्या मार्केट लीडर था, मार्केट में एंटर किया था ना, लेकिन एंटर करने के बाद क्या किया, सारे कॉस्ट बढ़ा दिए। अब बढ़ाने के बाद आज के दिन रिलायंस का मुनाफा है 1 मिनट में 1400 रुपये का, यानी 1 मिनट में रिलायंस 1400 रुपये कमाता है ओनली एंड ओनली नेटवर्क सर्विस से। 1 मिनट 1400 रुपये। तो पहले क्या किया उसने, कंपटीशन को कटबैक किया, और कंपटीशन इतनी बुरी तरीके से कटबैक हुआ, आज इंडिया में बस 3 ही सिम है, जियो एयरटेल बस। इसके अलावा कोई सिम कार्ड है? पहले कितने थे, कितने सारे सिम कार्ड थे, अभी सिर्फ इंडिया में 3 ही सिम कार्ड है। और इतना बड़ा कंपटीशन लेके आया कि वोडाफोन को मर्ज होना पड़ा किसके साथ, आइडिया के साथ। एयरटेल को क्यों नहीं इफेक्ट हुआ, क्योंकि एयरटेल बेटा मार्केट का राजा है। क्यों है, पैसा उसके पास बहुत है, एयरटेल के पास पैसा बहुत है, आइडिया और वोडाफोन के पास पैसा नहीं था, इसलिए दोनों को मार्केट सर्वाइव करने के लिए मर्ज होना पड़ा, अदरवाइज। चलो अब हम बात करते हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक बात मुझे बता बेटा, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो क्या होगा बताओ। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म की क्या बिकेगी, एसेट्स बेच के किसको पैसा देंगे, क्रेडिटर को। क्रेडिटर का डेट खत्म नहीं हुआ, अब क्या करूं, पार्टनर्स के एसेट, इंडिविजुअल एसेट को बेचेंगे और उससे किसको पे बैक करेंगे, क्रेडिटर्स को। देखो वही लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। पहला क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूइंग लायबिलिटी अंटिल पब्लिक नोटिस। भैया जब तक तू पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक लायबल होता ही रहेगा। दूसरा, राइट टू इन्फोर्स
वाइंडिंग अप, हम किस में भेज सकते हैं बेटा, वाइंडिंग अप के लिए। एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप फर्म बेटा डिसॉल्व हो जाएगी तो जितने भी पार्टनर्स उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी बेटा, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कहां तक, जब तक क्रेडिटर की पूरी लाइबिलिटी खत्म नहीं होती तब तक पार्टनर लाइबिलिटी पे बैक करता रहेगा। पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी लोग नहीं चीज बैंक है ना, अगर इसके घर वालों के नाम पे प्रॉपर्टी है तो कुछ नहीं करना। नहीं, ओनली पार्टनर्स, याद रहेगा क्या, वो एक अलग बात है, वो तो सिचुएशनल केसेस हैं। समझ में आ गया। इसी के साथ बेटा हमारा पार्टनरशिप खत्म। अब 2-3 टॉपिक मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये टॉपिक नहीं बताया तो लालत है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। पहला, एसपी क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर। जो इंडिविजुअल खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटर। मुझे बताओ, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो आपके नाम के एंड में क्या लगा होगा, आपके नाम के एंड में क्या लिखा होगा, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी नहीं बेटा। जैसे कुशल ने मिठाई की दुकान खोली, कुशल स्वीट्स, खत्म, आगे लगाऊं प्राइवेट, पब्लिक, ऐसा कुछ लगाऊं, नहीं ना। तो बेटा सोल प्रोप्राइटर के नाम के एंड में कुछ नहीं होता, बस जिसका जो ओनर है ना उसी का नाम होता है। अच्छा बताओ, सोल प्रोप्राइटर का बेनिफिट क्या है, मैनेजमेंट और सबसे बड़ा बेनिफिट है मैनेजमेंट में, बाहर वाला कोई है ही नहीं, खुद ही राजा हूँ, जंगल का राजा मैं खुद ही हूँ, प्राइवेसी है, बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, प्राइवेसी है, कोई मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देखेगा मेरे अलावा, ठीक है। और क्या बेनिफिट है, सारा प्रॉफिट मेरा, सारा लायबिलिटी मेरा, कोई इंटरफेयर करेगा नहीं। ये तो मेरा बेनिफिट होगी, लेकिन नुकसान है, क्या नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान ये है बेटा कि सोलो प्रोप्राइटर की लायबिलिटी कितनी होती है, अनलिमिटेड, खुद के पैसे से, ठीक है। और दूसरा, खुद के पैसे पे क्या करना पड़ता है, बिजनेस। आज के दिन आपको लगता है खुद के पैसे से धंधा हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन ट्रू बिजनेसमैन वो कहलाता है जो दूसरे के पैसे पे ऐश करे, उसी को हम बिजनेसमैन बोलते हैं। तुम खुद के पैसे पे ऐश कर रहे हो, बिजनेसमैन थोड़ी हो तुम। दूसरे के पैसे पे ऐश कर रहे हो तो तुम क्या हो, मुझे बताओ। टाटा, रिलायंस, सत्यम, इन्फोसिस, महिंद्रा, जितनी भी कंपनी, अपना कुछ फंड है, सारा फंड किसका है, पब्लिक का, पब्लिक के पैसे पे कौन ऐश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास अपना कुछ फंड है, नहीं, सब किसका है, पब्लिक का। पब्लिक के टैक्स के पैसे पे कौन ऐश कर रहा है, गवर्नमेंट। तो बोला बिजनेसमैन रियल वो होता है जो खुद के पैसे नहीं, दूसरे के पैसे पे। तो इसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी पता क्या है, मल्टीपल हैंड्स नहीं है, और मल्टीपल हैंड नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा। मल्टीपल हैंड नहीं है तो क्या नहीं होगा बेटा, ग्रोथ नहीं होगा। मल्टीपल हैंड नहीं है तो पैसा नहीं होगा ज़्यादा, और पैसा ज़्यादा नहीं होगा तो लिमिटेड रिसोर्स पे काम करना पड़ेगा। तुम अपने हाथ पर ज़्यादा नहीं फैला सकते। आप मुझे बताओ, शार्क टैंक पे जितने भी लोग आते हैं, क्या सब ने अपना अपना बिजनेस खड़ा कर रखा है, खड़ा तो कर रखा है। अभी क्यों आए हैं, फंडिंग, ओनली फॉर फंडिंग, हैंड सपोर्ट के लिए आए हैं ना, और किस चीज़ के लिए आए, क्या उन्होंने अपना बिजनेस तो ऑलरेडी खड़ा कर रखा है ना। आप पता है, आप जनरली लोग ये बोलता है कि मैं किसी दूसरे के नाम पे बनूंगा, नहीं, पहले अपना नाम बनाना पड़ता है, तभी दूसरा क्या आएगा तुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर तुमने अपना नाम ही नहीं बनाया तो दूसरा सपोर्ट करने के लिए आएगा क्या, कभी नहीं। समझ में आ रहा। तो लॉ मेकर क्या बोलता है, सोलो प्रोप्राइटर की सबसे बड़ी लायबिलिटी क्या है, सबसे बड़ी लायबिलिटी उसका मल्टीपल हैंड बिल्कुल नहीं होता, और फंडिंग हैंड्स नहीं होता। खुद के पैसे पर क्या कर रहा था बिजनेस, जिसकी वजह से उसका रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड। तो देखो मैंने आपके नोट्स में बेनिफिट भी लिखा हुआ है और लिमिटेशंस भी लिखा हुआ है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा HUF। बताओ HUF क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली बिजनेस। जनरली ये हिंदुओं में पॉसिबल है, मुस्लिम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मुस्लिम में पॉसिबल है, बट वो लोग कोई लॉ से गवर्न नहीं होते। ऐसा नहीं कि मुस्लिम बिजनेस नहीं करता, मुस्लिम बिजनेस करता है, बट उनका लॉ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या है बेटा, लॉ है जो हिंदू लॉ से गवर्न होता है। बताओ इसका हेड कौन होता है, सारी लायबिलिटी किसकी, और जो लोग इसके मेंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर। क्या माइनर को पार्टनर होगा, यस। जैसे बर्थ होता है, बाय बर्थ वो क्या बन जाता है, पार्टनर, को पार्टनर बन जाता है। क्या ऐसा पार्टनरशिप फर्म में है, नहीं। लेकिन एक बात बताओ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फीचर क्या है, सबसे पहला तो मल्टीपल लॉज नहीं लगते, ओनली हिंदू लॉज लगता है। अगेन इनके पास
लिमिटेड रिसोर्स होता है, ठीक, खुद से सारा डिसीजन लेना, करता ही सारा डिसीजन लेगा, करता की सारी लाइबिलिटी होगी। इनके पास ही मल्टीपल हैंड्स नहीं होते, मल्टीपल हैंड्स होते ओनली फॉर वर्किंग, नॉट फॉर मनी। और कल के दिन जब एचयूएफ बंद होगा तो सारा लाइबिलिटी किसका? कर्ता का। सब लाइबल कौन हो जाएगा? कर्ता। कल के दिन एचयूएफ का बंटवारा हो गया तो जिसका पास एसेट गया वो उसके क्या कहलाएंगे? ओनर। ठीक है, तो ये मैंने एचयूएफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बेनिफिट पढ़ लेना। नहीं, किसी का नहीं पूछता। हाँ वो एचयूएफ का लॉ जैन फैमिली को लगता है? हाँ, सबको लगता है। चलो बेटा, एक नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक्चुअली ये पढ़ने के लायक नहीं है, लेकिन दे रखा है तो अपन एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं। इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आज के दिन इंडिया में जो चलता है वो ओनली चलता है बेटा कंपनी। इंडिया में क्या चलता है? ओनली कंपनी। इसके अलावा कोई बिजनेस जल्दी टिकता नहीं है, सिर्फ टिकता क्या है? कंपनी। देखो क्या लिखा हुआ है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1984 में आई थी बेटा, जिसको मॉडिफाई करके 2002 में फिर से इसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए। दिस एक्ट, द एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर facilitate the incorporation of cooperative society whose objective and function spread over to the several state. In order to ensure financial discipline, extensive provision has been enacted. No part of the fund other than a net profit shall be distributed among the member. ध्यान से बेटा, आपको पता है इंडिया में आज के दिन सोसाइटी बहुत है, और खासकर मुंबई में तो बहुत है। कौन सी सोसाइटी है? हाउसिंग सोसाइटी, है ना, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बहुत है। जितनी भी मुंबई में बिल्डिंग बनती है वो सब किस फॉर्म में बनती है? पहले तो बिल्डर बिल्डिंग बना के चला जाता है, फिर किसके हवाले कर देता है? सोसाइटी। अब सोसाइटी का क्या होता है? एक चेयरमैन होता है, और फिर चेयरमैन पूरे बिल्डिंग को क्या कर रहा होता है बेटा? मेंटेन कर रहा होता है। बिल्डिंग में जिन जिन का घर अलॉटेड है वो लोग क्या कहलाते हैं? मेंबर। सोसाइटी में जिन जिन का घर अलॉटेड है वो लोग क्या कहलाते हैं बेटा? मेंबर। तो सोसाइटी में कुछ भी डिसीजन लेना हो किसकी परमिशन से होता है? मेंबर्स की परमिशन से होता है। और जनरली डिसीजन कैसे लिया जाता है? 3/4। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ, जितनी भी सोसाइटी होती है क्या ये रजिस्टर्ड होती है? यस, ये सोसाइटी लॉ में रजिस्टर्ड होती है, लेकिन क्या इनके ऊपर कंपनीज एक्ट वगैरह ये सब लगेगा? नहीं, वो सिर्फ अपने लॉ को ही गवर्न करेंगे। इसलिए बेटा सोसाइटी, आपने देखा होगा जो हाउसिंग सोसाइटी का जो चेयरमैन होता है ना, वो अपने आप को लॉ मेकर समझ रहा होता है। जो भी डिसीजन लेगा सब वही लेगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ करना, any application for registration of multi-state cooperative society of which all the member are individual should be signed by at least 50%. कितने लोगों की कंसेंट लेके आओगे बेटा? कम से कम 50 लोगों का कंसेंट लेके आओगे, उसके बाद ही बेटा आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी। It should be signed by duly authorized representative by at least 5 such society registered in a different state. यानी आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी तभी बन पाओगे जब 5 अलग अलग स्टेट की सोसाइटी आपको अप्रूवल देगी, तभी आप बन पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब इसके देखो बेनिफिट क्या होते हैं। ये लोन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, MSCS कैन फंक्शन पैन इंडिया एज दे कैन स्टार्ट बिजनेस इन अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स एज रेगुलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग एक्सेट्रा इज मिनिमम। इनके ऊपर बेटा लॉ बहुत कम लगते हैं। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी बिलोंग टू इट्स मेंबर। ध्यान से, यहाँ पे लोन वगैरह सिर्फ किसके लिए होता है बेटा? मेंबर्स के लिए। आउटसाइडर का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इंडिया में इतने टाइप की सोसाइटी आज के दिन बने हुए हैं बेटा, देखो याद रखना है। पहला तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला पार्ट क्या है बेटा? मल्टी स्टेट सोलर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा क्या है? फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन एग्रीकल्चर का है, रियल एस्टेट का है, डेयरी फार्म का है और ट्रांसपोर्ट का है। तो इंडिया में इतने टाइप के सोसाइटी आज के दिन फंक्शन कर रहे हैं। और ये सोसाइटी कौन से लेवल पे काम करता है? पैन इंडिया लेवल पे काम करता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया। क्लियर है? तो ये बेटा हमारा ख़त्म हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और साथ में हमने 3 छोटे छोटे से कंसेप्ट पढ़े, सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ और मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी।